मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि गंजेपन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही जी। है और इससे लोगों में आत्मविश्वास की कमी बहुत ज़्यादा हो रही बिल्कुल है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शादी ब्याह में भी उनको दिक्कतों का सामना झेल मतलब करना पड़ता है। तो आप क्या वजह मानती हैं गंजेपन की? देखिए, किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते हैं कि किसी एक वजह से हो रहा है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके पीछे। आपका कहीं ना कहीं एक जेनेटिक हिस्ट्री होगी, साथ में आप आज की फीडिंग हैबिट देख रहे हैं, आपका रूटीन, आपका स्ट्रेस लेवल, हर चीज़ काउंट होती है। और किसी की अगर माइग्रेटरी पोस्टिंग है, कहीं बाहर वो नौकरी करने जा रहा है, तो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, उसका फीडिंग हैबिट वहाँ चेंज हो रहा है। हर चीज़ एक एग्रीवेटिंग फैक्टर का काम करती है, जिससे कि ये बहुत कम उम्र में दिख जाता है। पहले ये 40-50 की उम्र में फ्रीक्वेंटली दिखाई देता था, आज 20-22 साल में लड़के गंजे हो रहे हैं। और इतनी कम उम्र में गंजे होने की वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट्स को ये फील होने लगता है कि मैं उससे कम ठीक लग रहा हूँ, तो मेरी शादी, मेरा करियर, हर चीज़ डिस्टर्ब होगी। और आप देख रहे होंगे आज के युवा हर चीज़ के लिए बेसिकली अपने एस्थेटिक्स पे कितना काम कर रहे हैं कि हम दिखने में ठीक लगें। ब्यूटी पार्लर से लेकर के हर चीज़ आज कितनी बढ़ गई, और ये काम हमारे हाथ लगा कि हमें किस तरीके से पेशेंट को साइकोलॉजिकली और एक जो मेडिकली हम जो ट्रीट कर सकें उसको। तो हेयर ट्रांसप्लांट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इस युवा के लिए। अच्छा मैम, ये बताएं कि किस तरह के सर पे आप हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं? मतलब जो पूरी तरह से गंजे होते हैं या कुछ हिस्सों में जो गंजे होते हैं, या और भी कैटेगरीज होती हैं इसकी? मल्टीपल है इसमें। जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, जो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बाल्डनेस है, मेल पैटर्न बाल्डनेस, उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उस केस में स्टार्टिंग होती है एंटीरियर साइड से, आगे की हेयर लाइन पीछे जाना शुरू होती है और धीरे धीरे करके पूरा एरिया बाल्ड हो जाता है। उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और भी बाल्डनेस के रीजंस हैं जो मेडिकल है, जो बीमारी की वजह से हो रहा है, उसमें हम अवॉइड करते हैं। जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है उसको ट्रीट किया जा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट से, सक्सेस रेट भी है उसके। बाकी जो बीमारी की वजह से हो रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मैम, अब बात कर लेते हैं तकनीकी पे। हमने दो तरह की तकनीकी सुनी है, FUT। हाँ, FUT और एक और FUE। हाँ जी जी। तो कौन सी बेटर होती है और कौन सी कराना चाहिए? FUT तो अब करते भी नहीं है। FUT में एक स्ट्रिप काट करके बैक साइड ऑफ द हेड से स्ट्रिप काटी जाती थी स्किन की, और एक एक ग्राफ्ट उसमें से निकाले जाते थे। लेकिन अब चूँकि इतना एडवांसमेंट आ चुकी है, मेडिकल इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की कर ली है, तो पूरा स्ट्रिप काट करके सर्जरी नहीं होती, पर्टिकुलर वही यूनिट निकाली जाती है जिसकी ज़रूरत है। दैट इज़ FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। एक एक यूनिट को निकाल करके बाहर कलेक्ट कर लिया जाता है एंड देन उसको इम्प्लांट करते हैं। मैम, ये हेयर ट्रांसप्लांट में रूट कहाँ से आती है? जैसे किसी की बॉडी में अगर कम बाल हैं तो फिर वो कहाँ से बाल लिए जाते हैं? पहला ऑप्शन होता है बैक साइड ऑफ द हेड। अच्छा, वो सेफ डोनर प्लेस है जी। उसके बाल भी आपके बाकी बालों की कंपैरिजन में बेटर होते हैं। हेड हेयर्स हैं तो रिजेंबल कलर होगा, टेक्सचर होगा, सब कुछ मैच करेगा। सेकंड ऑप्शन होता है कि हम बियर्ड ले सकते हैं। अच्छा, बाकी कुछ केसेस में जहाँ पे बहुत डोनर कम है, पेशेंट बहुत ईगर है, नहीं मुझे लगवाना है, अच्छी डेंसिटी चाहिए, तो चेस्ट हेयर। बाकी बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा मैम, आप तो हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं, तो आप ये बताएं कि महिलाएं ज़्यादा कराती हैं या फिर पुरुष? नहीं, पुरुष ज़्यादा कराते हैं। उनका मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। महिलाओं के केस में कुछ पैटर्न बाल्डनेस देखे जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम केसेस में हम करते हैं। तो मैम, ये महिलाएं कम क्यों कराती हैं? क्या मतलब ग्रोथ की वजह से, या फिर क्या रीज़न होता है, या फिर लेंथ की वजह से? ऐसा क्या रीज़न होता है? लेंथ नहीं, ग्रोथ भी नहीं कह सकते हैं जी। महिलाओं में ये कम देखा जाता है। पहली चीज़, जब नंबर ऑफ केसेस ही कम है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ केसेस कम होंगे डन। दूसरी चीज़ कि उनका जो पैटर्न बाल्डनेस होता है वो मिडिल सेक्शन में होता है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से डरती हैं कि पूरा पूरा बाल ट्रिम कर दिया जाएगा एंड देन हम इम्प्लांट करेंगे, तो उतने दिन उनको बाल्ड रहना पड़ेगा। ये भी एक वजह है। मैम, ये एक बात ये बताइए कि जो ये रूट ट्रांसप्लांट होता है, इसमें ऑपरेशन करके करते हैं। हाँ जी। तो क्या मरीजों को इससे दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए सर्जरी है जी, नॉर्मल सर्जरी है। बाकी सारी सर्जरीज से ये बहुत हटके है जी। बाकी सर्जरीज में पेशेंट को पेन है तो एक पर्टिकुलर हम चीज़ को हम ट्रीट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन चाहिए। यहाँ पेशेंट को तो मैक्सिमम खुद ही नहीं पता कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो फुल बॉडी इन्वेस्टिगेशन करेंगे पहले। आफ्टरवर्ड्स इफ पेशेंट इज़ फाइन, फिट फॉर सर्जरी, देन हम प्लान करेंगे।
और साथ ही साथ इसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में हो रही है। लोकल एनेस्थीसिया के बहुत सारे अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, माइनर हैं बट वो ट्रीटेबल हैं। उसके लिए हमें पहले सेंसिटिविटी करना चाहिए, देन हम इसे प्लान करना चाहिए। बाकी सेफ सर्जरी है, अगर ऑब्जर्वेशन में हो रही है तो सेफ है। मैम कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ऑपरेशन के बाद, तो ये दर्द क्यों होता है? देखिए, लोकल एनेस्थीसिया है, उस जगह पे एनेस्थेटाइज हो गया, जब उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होगा तो पेशेंट को पेन किलर्स लेना चाहिए। अब जब पेशेंट ने पेन किलर नहीं ली तो वो पेन उनको होगा, टाइमली वो मेडिकेशन ले, पेन नहीं होगा। किसी किसी पेशेंट में सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उनको पेन होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है। अच्छा मैम, ये ट्रांसप्लांट जो है वो कितने दिन का प्रोसीजर है? 1 डे प्रोसीजर है मैक्सिमम, समटाइम्स उसको 2 डेज में करते हैं। जब ग्राफ्ट ज़्यादा है, पेशेंट को कोई इशू है तो उसको 2 दिन में कर लेते हैं। वैसे मोस्टली केसेस 1 दिन में हो जाते हैं। अच्छा, 6 to 8 आवर्स लगते हैं इसमें। अच्छा, ये पोस्ट हेयर ट्रीटमेंट जो है क्या ट्रीट करती हैं आप, मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? पोस्ट हेयर ट्रीटमेंट में आफ्टर ट्रांसप्लांट एंटीबायोटिक कवरेज देते हैं जिससे किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो, सूजन ना हो। उसके बाद कुछ महीने के लिए इसमें फूड सप्लीमेंट्स चलते हैं, मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन होता है, फिर ये सारी मेडिसिन बंद कर दी जाती हैं ग्रेजुअली। अच्छा, ये हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या बाल झड़ने की भी समस्या आती है? हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है बाल झड़ने से। बाल किसी के भी झड़ सकते हैं, बाल तो हमारे आपके भी झड़ते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में हम गंजेपन को ट्रीट कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस हमें समझना है। आपने ट्रीटमेंट लिया, बाल झड़ना अलग प्रोसेस है, वो होगा, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, वो भी आपको करते रहना। अच्छा मैम, कई लोग क्लेम करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो है आंखों की रोशनी चली जाती है और कैंसर जैसी भी समस्याएं होती हैं, ये कितना सही आप मानती हैं? ये बिल्कुल भी सही नहीं है जी, ये सब वहम है। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड, ये वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरे हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सेफ सर्जरी है। वी आर वर्किंग इन द स्किन, हम ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम किसी भी ऐसे ऑर्गन को नहीं टच कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ है। आपके भी हाथ कितनी बारी किचन में चाकू से कट जाते हैं, लोग पतंग उड़ाते हैं, मंजे से कट जाते हैं, तो वो स्किन है, वो हील हो गया, वैसे ही सेम एज ये है। सिंपल सी प्रोसीजर है और इसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैम, आज बाजार में कई तरह की दवाएं आती हैं जो दावा करती हैं कि आपके बाल उग जाएंगे, अगर आप पूरी तरह से गंजे हैं तो भी आपके बाल आ जाएंगे, तो आप इसको कितना सही मानती हैं? देखिए, जहाँ रूट नहीं है जी, वहाँ पे आप खाद डाल दोगे, पेड़ नहीं आएगा जी। तो ये लॉस ऑफ रूट्स है, इसका नाम ही है लॉस ऑफ रूट। जब लॉस हो गया तो वहाँ पे आप कुछ कर लो, नहीं होगा कुछ भी। मैम, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद पेशेंट को किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद डॉक्टर के रेगुलर टच में रहता है या फिर कितने दिन तक उसे डॉक्टर के टच में रहना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल जी, स्टार्टिंग में आफ्टर ट्रांसप्लांट पेशेंट अपने घर सेफली पहुंच गया, आफ्टरवर्ड्स उसको 5 to 7 डेज एंटीबायोटिक कवरेज लेना चाहिए। 7 डेज के बाद उसको 21 डेज तक, टिल 21 डेज फ्रॉम ट्रांसप्लांट टच नहीं करना होता है ट्रांसप्लांटेड एरिया जी। बाकी उसके किसी काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपने सारे बेसिक फंक्शंस करता रहे। जॉब ज्वाइन कर ले, जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? लाइक जैसे कुछ चीज़ें 24 आवर्स के लिए बहुत च्यू नहीं करना चाहिए, टाइट फूड नहीं खाना चाहिए, सेमी सॉलिड डाइट पे रहना चाहिए एंड हेड को टच नहीं करना चाहिए, बस। मैम, मैंने कहीं सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हिचकी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, कुछ पेशेंट्स में देखा गया है। हाँ, तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं जी। 1 to 2 डेज में ही रिजॉल्व हो जाती है, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक कुशल डॉक्टर होने के नाते हेयर ट्रांसप्लांट के पहले किन जांच क्या जांच कराना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए, पहली चीज़ तो आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम CBC कराना चाहिए। कंप्लीट ब्लड सेल पिक्चर आपकी होनी चाहिए कि आपका प्लेटलेट लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं रेज है बॉडी में। फिर लीवर फंक्शन होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है लीवर का बहुत बड़ा रोल है। किडनी फंक्शन कराना चाहिए, PT-INR, क्योंकि सर्जरी में ब्लीडिंग क्लॉटिंग क्या रेंज है वो पता होना चाहिए। आज कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि हार्ट इश्यूज बहुत कम एज में दिख रहे हैं, तो एक बेसिक ECG भी करा लेना चाहिए। दैट्स इट, बेसिक जो एक रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो कराना चाहिए। अच्छा मैम, जो बाल तो सब सर पे चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें कितना खर्चा आता है? क्या बहुत ज़्यादा बजट है इसका?
कितने खर्चे में ये? देखिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसकी, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। आज के लोग इसी चीज़ पे परेशान हैं कि बहुत महंगा तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। केस पर इसमें टोटल डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टेक्निक सेलेक्ट की है। तो ये ऑन एन एवरेज शुरू हो जाता है लगभग 35-40 हज़ार से, और आपका ये चलता है लगभग 1 लाख के बीच में। अच्छा, इसके बीच में सर्जरीज कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा मैम, मैंने ऐसा सुना है कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं या फिर जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या जिनको कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। इसका क्या रीज़न है? किस तरह की समस्याएं उनको झेलनी पड़ेगी अगर वो करा लेते हैं तो? देखिए ऐसा होता है कि जब नॉर्मल सर्जरीज हो रही हैं किसी की लाइफ बचाने के लिए, तो हर स्टेज में करी जाती हैं। ये कोई लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है, ये टोटली पेशेंट की पसंद से हो रही है। ऐसे में हम अगर ऐसे पेशेंट को डिस्टर्ब करें जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, तो कोई ज़रूरी नहीं है वो बाल लगाए बगैर जिंदा रह सकता है। जी बिल्कुल मैम। ठीक है, अगर उसको उस सर्जरी से इश्यूज हो सकते हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि शुगर पेशेंट्स की नहीं होती, कंट्रोल शुगर होना चाहिए। हाई बीपी पेशेंट है, बीपी कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा मैम, ऐसे में जो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता है, दिया जाता है जब, तो वो किन पेशेंट्स को वो हार्म करेगा अगर इंजेक्शन दिया जाता है तो? जैसे किसी पेशेंट्स को रिसेंटली हार्ट सर्जरी हुई है, उनको अवॉइड करना चाहिए, 6 मंथ्स तक उनको नहीं कराना चाहिए। किसी को अभी 6 मंथ्स में कोई कार्डियक अरेस्ट आया है, उनको अवॉइड करना चाहिए। कि कोई हिस्ट्री दे रहा है बहुत सीवियर एलर्जी की, तो उनमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में सर्जरी होनी चाहिए। कोई ये हिस्ट्री दे रहा है कि 6 महीने पहले मैं कोमा में चला गया था, ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल सर्जरी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में हो रही है, दैट्स फाइन। मैम, प्रयागराज में आपके अस्पताल में किन आधुनिक टेक्निक का जो है इस्तेमाल किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए? देखिए हम लोग FUE टेक्निक के ही कई वर्जन्स करते हैं। FUE में एक टेक्निक्स होती है जिसमें हम एडवांस उसकी टेक्निक है। नेक्स्ट वन है कि हम DHI करें, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। ग्राफ्ट्स की हैंडलिंग इसमें बहुत अच्छी होती है। एंड थर्ड वन है सफ़ायर, जिसमें स्कारलेस प्रोसीजर है। ये इसमें दाग नहीं आता, इसमें मालूम नहीं पड़ता कि सर्जरी हुई है। बहुत स्लिट इसके बहुत ईजी बनते हैं। अच्छा मैम, ये तो रहे हमारे जो हम आपसे पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। अब आप ये बता दें जो हमसे छूटा हुआ है वो आप बता दें दर्शकों को। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को यही लगता है जो डर कि पेन तो नहीं होगा सर्जरी के बीच में, सर्जरी हो रही है तो। लोकल एनेस्थीसिया मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी है, पेन नहीं होता है, सेफ़ है। भविष्य में चल के किसी तरीके की कोई मेजर इशू नहीं देखे गए हैं कि पागलपन आ गया, कैंसर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और इकोनॉमिक है, आपने भी ये चीज़ पूछी। बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो पेशेंट हमसे पूछते हैं वो आपने कंसिडर करा है। जी मैम। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है आपके थ्रू वो मैसेज उन तक पहुंचेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल सेफ़ है, आप करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, लोग अक्सर इसको रिलेट करते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठंडियों में ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका गर्मी सर्दी से कोई रिलेशन नहीं है, टोटली डिपेंड करता है कि पेशेंट किस एटमॉस्फेयर से आ रहा है। अगर पेशेंट के पास जो नॉर्मल फैमिली से आ रहे हैं, नॉर्मल फैमिली इन द सेंस कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे, बाहर हैं, उनके पास बहुत सुविधाएं नहीं हैं, उनको गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होगी। बाकी इसका कोई रिलेशन नहीं है, आप कभी भी कराइए, साल भर सर्जरीज होती हैं, बाकी सर्जरीज भी होती हैं, तो ये कभी भी करा सकते हैं। हमारे चैनल को समय देने के लिए धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू।